नमस्कार सभी साथियों को। लंबे समय बाद हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। इलेक्शन की लंबी ड्यूटी के बाद हम वापस पुणे हमारा जो एक मिशन था असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस विश्लेषण को लेकर के उसमें जुड़े हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले 40 दिन से आपको समय नहीं दे पाया और उसके बाद मैंने अपने ग्रुप में लिखा भी था पिछले मंडे को, लेकिन तबीयत सही नहीं होने के कारण पिछले मंडे भी आपसे मुखातिब नहीं हो पाया। खैर, जितने सारा समय बीता है इसके लिए क्षमा। एक बार फिर हमसे जुड़े और हम आपसे जुड़े इस आशा के लिए कि जिस मिशन को लेकर के हम चल रहे थे पिछले 2 महीने से, और इस दौरान राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के डेट भी डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इस समय सारे विद्यार्थी प्रथम प्रश्न पत्र में लगे हुए होंगे। मुझे आशा और विश्वास है जो भी हमारे से जुड़े हुए विद्यार्थी है, आपका प्रथम प्रश्न पत्र बहुत ही शानदार जाए और उसके बाद आगे जो 4 माह हमें मिलेंगे ज्योग्राफी के लिए, हम ज्योग्राफी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। और मुझे विश्वास है कि जो भी विद्यार्थी पूर्ण लगन और मेहनत के साथ लगा हुआ है, वो मंजिल तक ज़रूर जाएगा। खैर, अब अपन अपने मूल बात पे आ जाते हैं। 4 चीज़ें हमारी बाकी रही थी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी और इसके अलावा इंडिया ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी का चैप्टर, और एक कल्चर ज्योग्राफी थी। तो इंडिया और राजस्थान ज्योग्राफी में तो विश्लेषण का इतना कोई विशेष इश्यूज है नहीं। आज हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। अमूमन विद्यार्थियों की एक प्रॉब्लम रहती है और कुछ विद्यार्थी तो पिछले लंबे समय से कह रहे थे कि सर पॉपुलेशन ज्योग्राफी का कुछ कीजिए। हालांकि इसमें जो अपना सिलेबस मैटर है वो काफ़ी दिया हुआ है, लेकिन उस सिलेबस के अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है वो इतना नहीं है। आप पिछले दोनों पेपरों का एनालिसिस कर लीजिए, आप पाओगे कि बेसिक प्रश्न जो बेसिक समझ के होते हैं वो आते हैं, और जो थियरीज दी हुई है वहां से कुछ गहरे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मैंने कोशिश की है, कोशिश करने के बाद ये एनालिसिस, काफी लंबा एनालिसिस है, वो लेकर के और अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन, तो अपना पहला चैप्टर है प्रकृति और विषय क्षेत्र को लेकर के दिया हुआ है। देखो, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में भी है ये, सेटलमेंट ज्योग्राफी में भी आएगा प्रकृति और विषय क्षेत्र, और इनसे एक या दो प्रश्न अवश्य पढ़ते हैं। अब मैं पूर्णतः आपको पॉपुलेशन ज्योग्राफी पर ही बात करवाऊंगा कि प्रकृति और विषय क्षेत्र में से हमें क्या पढ़ना है। अमूमन कई बार क्या होता है कि जब अपन सिलेबस को खोलते हैं या किताब को खोलते हैं और प्रकृति उठाते हैं और विषय क्षेत्र उठाते हैं, तो बहुत सारा मैटर हमें समझ में नहीं आता है कि प्रकृति में क्या पढ़ें। मैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में आपको सलाह देना चाहूंगा। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आपको डेफिनेशन 101% तैयार करनी है। और डेफिनेशन के साथ एक चीज मैंने नोट करी है, पिछले दोनों एग्जामों का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कुछ ऐसे पॉपुलेशन ज्योग्राफर है जिसने डेफिनेशन अपनी कुछ स्पेसिफिक बुक के अंदर दी है, तो वो स्पेसिफिक बुक भी बड़े पैमाने पर पूछी जाती है। तब मैंने यह लिखा है कि आप अच्छे ज्योग्राफर जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में काम किया है उसकी बुक जरूर दें। और मैंने कुछ ऐसे ज्योग्राफरों को चिन्हित करके आपके सामने भी लाया हूं कि किन ज्योग्राफरों को हमें डिटेल से पढ़ना है। तो परिभाषा परिभाषा आपको कोई स्पेसिफिक बुक के अंदर नहीं मिलेगी, कि भाई स्पेशल इसका चैप्टर नहीं मिलेगा। बहुत कम बुक में आप मिलेगा, चाहे आप एस.डी. मौर्य को पढ़ लीजिए या चांदना को पढ़ लीजिए, उसमें स्पेशली परिभाषा का चैप्टर नहीं दिया हुआ है। बट आप त्रिवार्ता को पढ़ोगे, क्लार्क को पढ़ोगे, गार्नियर को पढ़ोगे, वुड्स को पढ़ोगे, पीटर लॉकिंस को पढ़ोगे,
वहां तुम्हें कुछ न कुछ इनपुट मिलेंगे, वहां से वो चीज उठानी है कि भाई गार्नियर क्या कह रहा है पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में, क्लार्क क्या कह रहा है। ठीक है, तो वहां से हो गया आपका परिभाषा। पुस्तक बहुत ही वैल्यूएबल है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी की पुस्तकें जो अच्छे ज्योग्राफरों ने, अच्छे मतलब पॉपुलेशन के ज्योग्राफर जो अच्छे रहे हैं 8-10, उन्होंने लिखी है, जिसमें त्रिवार्ता को आप ढंग से पढ़ लेना। सारों की तो बुक मैंने यहाँ लिखी भी नहीं है, कुछ की ज्योग्राफरों की बुक लिखी है। तो त्रिवार्ता को आप ढंग से पढ़ना, त्रिवार्ता को विस्तार से पढ़ना है आपको। त्रिवार्ता ने एक बुक लिखी थी, ए ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन वर्ड पैटर्न्स। मैं कहता हूँ इस बुक का नाम भी याद रखना और इसका सन भी याद रखना, 1969 के अंदर लिखी गई थी। और भी यदि त्रिवार्ता ने लिखी है तो उन बुक को आप नोट कर लीजिए, लेकिन ये जो पॉपुलेशन वर्ड पैटर्न है ये बुक बहुत अच्छी है त्रिवार्ता की। एक आप जब भी पढ़ो, जैसे ये परिभाषा और विषय क्षेत्र, विषय क्षेत्र में से इतने कोई प्रश्न नहीं पढ़ते हैं, और बट आपको इतना गहरा पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि जैसा ही विषय क्षेत्र का प्रश्न आएगा तो आप समझ लोगे कि ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी की स्टडी में है या नहीं है, वो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, देखने देखने से ही समझ में आ जाएगा, तो वहां कोई रटने की जरूरत नहीं है। बट एक चीज मैंने ये नोट करी है कि इन जब ज्योग्राफरों को आप पढ़ोगे तो इनका डिटेल से लिखा हुआ है, एक पृष्ठ का या 1.5 पृष्ठ का, तो उनको आप ढंग से पढ़ना कि भाई त्रिवार्ता ने पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में क्या कहा है, क्लार्क ने पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बारे में क्या कहा है। कुछ चीजें मैंने निकाली है, जैसे त्रिवार्ता को जब आप पढ़ोगे तो त्रिवार्ता एक स्टडी करता है कि भाई पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अध्ययन के 3 क्षेत्र है। ये आप 101% देख लेना, 3 क्षेत्र कौन से, हालांकि मैंने यहाँ लिखे भी है। और ये प्रश्न नेट में भी कई बार पूछा गया है और पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी इसको पूछा है, किसी एक एग्जाम में पूछा, मेरे सामने आया था तब मैंने इसको नोट किया है कि अध्ययन के 3 क्षेत्र दिए, भूतकालीन जनसंख्या भूगोल, वितरण घनत्व और प्रवास, और तीसरा है जनसंख्या लक्षण। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कौन है या कौन नहीं है, और इनको भी डिटेल से पढ़ लेना थोड़ा कि भूतकालीन जनसंख्या भूगोल में वो क्या बोलता है, वितरण घनत्व और प्रवास ये तो अपन सब पढ़ते ही है, और जनसंख्या लक्षण, लक्षण में उसने 2 तरह के लक्षणों की बात करी है, जनसंख्या के जैविक लक्षण और जनसंख्या के सांस्कृतिक लक्षण। बट मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा कि कौन जैविक लक्षण है और कौन सांस्कृतिक लक्षण है, इसको ढंग से नोट कर लीजिए। त्रिवार्ता क्लियर हुआ। उसके बाद क्लार्क, क्लार्क की भी पुस्तक पढ़ लीजिए, कौन से सन में लिखी गई। और क्लार्क की एक चीज है, इसने जनसंख्या के 3 लक्षण बताए थे। कई बार अपन कंफ्यूजन हो बात को लेकर हो जाते हैं। त्रिवार्ता ने 3 अध्ययन क्षेत्र कहे हैं, क्लार्क ने जनसंख्या के 3 लक्षण कहे हैं। तो कौन कौन सी चीज क्लार्क ने कही और कौन सी त्रिवार्ता ने कही, इसमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, तो ये थोड़ा सा ढंग से आप नोट कर लीजिए। तो जनसंख्या के 3 लक्षण बताए क्लार्क ने, एक निरपेक्ष जनसंख्या, एक भौतिक सामाजिक व आर्थिक लक्षण, और एक जनसंख्या गत्यात्मकता। ये प्रश्न पिछले असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आया था, ये प्रश्न। और इनमें से यह था कि निम्न में से कौन त्रिवार इसमें क्लार्क के अनुसार जनसंख्या लक्षण नहीं है, इस तरीके का था, या कौन शामिल किए इस तरीके का था। ये प्रश्न अवश्य था, आप उस पेपर को एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, इस तो त्रिवार्ता को पढ़ना है, क्लार्क को पढ़ना है, गार्नियर को पढ़ना है, ध्यान रखना, वुड्स को पढ़ना है, पीटर और लॉर्किन को पढ़ना है। देखो इन दोनों को थोड़ा डिटेल से पढ़ लेना, किसको, त्रिवार्ता और क्लार्क को। बाकी गार्नियर, वुड्स, पीटर, लॉर्किन, इनकी बुकें देख लेना, जेलिंस्की की भी देख लेना हो। जेलिंस्की ने एक काम और किया जिसको मैंने अलग से नोट किया है कि इसने जनसंख्या भूगोल की तकनीकें बताई थी, 3 तकनीकें, वो मल्टीवेरिएट कंपोनेंट्स, और इस तरीके से उसने 3 तकनीक बताई जो अभी मुझे पूरा याद नहीं है। आप देख लेना, किसी भी किताब के अंदर मिल जाएगी कि भाई जेलिंस्की ने वो जनसंख्या भूगोल के लिए कितनी तकनीकें बताई है। और जेम्स और जॉन्स को भी देख लेना, और डेमको को देख लेना। अब तुम्हारे सामने परिभाषा और विषय क्षेत्र क्लियर हो गया। अब मोटा मोटा क्या है, तुम इनको पढ़ोगे ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्या है। और ये तुम्हें समझ में आ गया कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्या है, तो फिर विषय क्षेत्र तो समझ में आ ही गया। जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है वही उसका विषय क्षेत्र है। तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी का विषय क्षेत्र अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया आपका जनसंख्या भूगोल का विषय क्षेत्र और प्रकृति।
उसके बाद जनसंख्या भूगोल के उपागम। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, बट मुझे लगा कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोच क्या है, क्योंकि ये प्रकृति का पार्ट है, जनसंख्या भूगोल की प्रकृति का हिस्सा है। आपने किसी भी बुक के अंदर जब उसका प्रकृति पढ़ते हैं तो प्रकृति में हमको 2-3 चीजें पढ़नी होती है। नंबर 1, अध्ययन करने का तरीका क्या है, जिसको हम कहते हैं स्टडी अप्रोच। वही मैंने यहाँ लिया है, जनसंख्या भूगोल के उपागम। और प्रकृति में एक चीज होती है सब्जेक्ट मैटर, वो भी प्रकृति का हिस्सा है, जिसको हम कहते हैं विषय वस्तु। ये दोनों चीजें प्रकृति में आती है, बट प्रकृति के अंदर सब्जेक्ट मैटर के बजाय अप्रोच पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो यहाँ मैंने अप्रोच को लेकर के, जनसंख्या भूगोल के उपागम को लेकर के आपको बताया कि थोड़ी सिंपल जानकारी दे देनी है। कितने उपागम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में यूज किए जाते हैं, जैसे क्षेत्रीय उपागम है, क्रमबद्ध उपागम है, व्यावहारिक उपागम है और सिस्टम उपागम है। थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। क्षेत्रीय के अंदर जनसंख्या भूगोल किस तरीके से अध्ययन करती है, क्रमबद्ध के रूप में कैसे अध्ययन करती है, व्यावहारिक में कैसे अध्ययन करती है, और थोड़ा सिस्टम अप्रोच है, इसको विस्तार से पढ़ लेना। प्रत्येक बुक के अंदर ये मिलेगा। भारत में जनसंख्या भूगोल का भी थोड़ा स्टडी कर लेना, क्योंकि ये विशेष क्षेत्र में आ सकता है या उससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। भारत में स्पेशली गौसाल का जो योगदान है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी से आया करते थे, तो उसने कौन सी बुक लिखी गौसाल ने, कब इसने स्टडी शुरू की जनसंख्या भूगोल की, उसके बारे में संक्षिप्त में देख लेना। प्रत्येक बुक के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक, ये 2 चीज तो हो गई। उसके बाद सिलेबस के अंदर ये चीज नहीं है जो मैंने अभी ली है। एक आपको जनगणना की थियरी पढ़नी है, जनगणना नहीं देखनी है। कौन सी जनगणना हुई भारत की, वो की बात मैं नहीं करना हूं। आपको जनगणना की थियरी देखनी है कि जनगणना क्या है, और स्पेसिफिक आपको हिस्ट्री देखनी है उसकी, कि दुनिया के अंदर जनगणना कहां से शुरू हुई, कौन से देशों में कब ये परंपरा स्थापित हुई जनगणना करने की, ये आपको देखना है। एक थोड़ा देखना है इंडिया के संदर्भ में कि भारत में जनगणना की हिस्ट्री क्या है। इसके अलावा कुछ मैंने जो जनगणना से रिलेटेड शब्द है उसको एज ए थ्योरेटिकल शब्द उठाया। जैसे एक शब्द है जनसंख्या निबंधन, या जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड रखना। तो पॉपुलेशन के रिकॉर्ड रखने का जो सिस्टम है वो कहाँ से शुरू हुआ, कौन देश किस तरीके से पॉपुलेशन काउंटिंग का रिकॉर्ड रखते थे, तो इसका भी प्रत्येक किताब में, चाहे आप एस.डी. मौर्य हो उसमें भी आपको मिल जाएगा, चांदना में भी मिल जाएगा। और ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेट के अंदर इसकी प्रकृति के प्रश्न पढ़ते हैं। जैसे भारत के संदर्भ में जो जनसंख्या की रजिस्टर है, जैसे एनपीआर रजिस्टर है, इस तरीके के 2-4 चीजें आपको मिल जाएगी। दुनिया के अंदर भी यार जिसका प्रश्न पूछा भी गया है, जैसे एक कोसे की बहुत चर्चित है, जिसको हम परिवार रजिस्टर कहते हैं। ये जापान के अंदर यूज किया जाता है, परिवार रजिस्टर कोसे की। इसका क्वेश्चन भी किसी एग्जाम का हिस्सा था, तब मैंने यह नोट किया। तब मुझे ये चीज आई कि भाई जो लोग पेपर सेटर होते हैं उनका ध्यान जाता है इन चीजों पे, तो हमें ये भी देख लेना है कि जनगणना उसकी हिस्ट्री वगैरह क्या है, और जनगणना के रिकॉर्ड रखने का इतिहास क्या है, और कहाँ अलग अलग देशों के अंदर जो किताबों के अंदर लिखे, क्यों ऐसा तो है नहीं कि हम ढूंढने बैठ जाए कि भाई यूएस के अंदर रिकॉर्ड को क्या कहते हैं, रसिया में क्या कहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपके पास जो वैल्यूएबल बुक है, चाहे आपके पास आर.सी. चांदना की बुक है, एस.डी. मौर्य की है, या कोई और की है, उस बुक के अंदर जो चीज लिखी हुई है वहां तक आपको सीमित रहना है, उससे बाहर आपको नहीं जाना है, क्योंकि बढ़िया चीजें उन्होंने लिख दी है। अब जब प्रोफेसर बनाने बैठेगा तो किताब से ही बैठेगा, बाहर से वो ऐसा नहीं कहेगा कि यूएस का रजिस्टर क्या है। यदि किताब में लिखा ही नहीं तो वो यूएसए के रजिस्टर पर नहीं जाएगा। उसके बाद जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि, इसको तो आप सब ढंग से पढ़ते ही है। हालांकि मुझे इस पर ज्यादा चर्चा भी नहीं करनी थी, बट कुछ एक चीजें मैंने नोट करी है कि भाई जैसे आप पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन में मेजर तो आपको विश्व वितरण पढ़ना ही है। कहाँ पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाती है, कम पाई जाती है। बट इसमें कई बार क्या है कि हम आंकड़ों में उलझ जाते हैं। कोई आंकड़ों में उलझने की आवश्यकता नहीं। आपको हॉल लेवल की स्टडी करनी, बड़े लेवल की स्टडी करनी कि भाई दुनिया के अंदर महाद्वीपों के हिसाब से
कौन कौन से प्रदेश है जहाँ सघन बसाव है, कौन से हैं जहाँ विरल बसाव है। बट इसमें एक प्रश्न पढ़ने की गुंजाइश है कि वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं या असमान वितरण के कारक कौन से हैं। और हाँ, एक चीज, हालांकि मैंने आगे लिख ही दिया उसमें, तो ज्यादा इश्यू नहीं, मैं बता दूंगा वहाँ। दुनिया के अंदर पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है। दुनिया में कहीं लोग ज्यादा बसे हुए, कहीं लोग कम बसे हुए। तो एक अच्छा प्रश्न बनता है कि इसके रीजन क्या है, कारण क्या है। फिर कारणों को भी आप डिवाइड करके पढ़िए। भौतिक कारण कौन से हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण कौन से हैं, राजनीतिक कारण कौन से हो सकते हैं, कौन से प्रदेश में वो कारण लागू होते हैं, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन से कारण लागू होते हैं, अरब देशों के अंदर कौन से कारण लागू होते हैं, और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में कौन से कारण लागू होते हैं। पॉपुलेशन ज्यादा है या कम है, कम है तो उसके भी कारण है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कहीं सकेंद्रण है तो उसके हम कारण पढ़े। मतलब ज्यादा है तो भी कारण क्या है और कम है तो भी कारण क्या है। ठीक है। इसके अलावा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक शब्दावली चलती है, जनसंख्या विभाव। हम्म, देखो एक चीज मैं आपको और बताऊं कि ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी एक थियरी है। पूरी पूरी किताब एक थियरी है। यहाँ जैसे आप, हाँ, पढ़ना आंकड़ा, जनसंख्या वितरण, घनत्व, इनके आंकड़े तो पढ़ने हैं, आंकड़े के साथ साथ इसकी थियरी भी देखनी है। वितरण की थियरी क्या है, आप वितरण को किस तरीके से समझते हैं। जैसे केंद्रीकरण क्या होगा, या शित्राया हुआ पॉपुलेशन क्या होता है। एक पॉपुलेशन पॉइंट से बाहर के क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है तो किस तरीके से समझेंगे। एक पॉइंट पे पॉपुलेशन का सघन जमाव है किसी केंद्र पे, और बाहर की तरफ विरल जमाव है, तो उस थियरी को किस तरीके से ज्योग्राफर समझते हैं। वो एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात पॉपुलेशन वितरण की थियरी है। उस थियरी में से एक शब्द मैंने उठाया है, जनसंख्या विभव। इसको आप जरूर पढ़ना कि ये क्या अवधारणा है। बेसिक ये जो पॉपुलेशन, जिसको पोटेंशियल कहते हैं, जो जनसंख्या विभव है, ये किसी सकेंद्रित बिंदु और बाहर के क्षेत्र में कम जनसंख्या के बीच का जो कोरिलेशन है, किस तरीके से एक बिंदु से बाहर जाने पर जनसंख्या का डिस्ट्रीब्यूशन है वो शित्राया हुआ मिलता है, उसको लेकर के एक कंसेप्ट दिया था स्टीवर्ट और वार्टज ने 1958 के अंदर। उसको थोड़ा देख लेना, ज्यादा गहराई मत जाना, हल्का सा देख लेना। इसके बाद डेंसिटी है, बढ़िया ढंग से पढ़ लेना डेंसिटी को। और डेंसिटी को पढ़ते समय डेंसिटी की थ्योरी पढ़ना जरूरी है, घनत्व की थ्योरी, है ना। केवल ऐसा नहीं कि अपन ने दुनिया के आंकड़े रट लिए घनत्व, नो। कि पॉपुलेशन, मैंने कहा थियरी पढ़ना जरूरी है पहले, क्योंकि ये थियरी के हिसाब से ही दिया है। घनत्व की क्या थ्योरी है, आपको घनत्व की परिभाषाएं देख लेनी है, घनत्व के प्रकार देख लेने हैं। घनत्व के प्रकार, हम सब पीजी किए हुए हैं तो हम सबको पता है कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर या ज्योग्राफी के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी निकालनी है तो उसके कई टाइप है, और वो अलग अलग विद्वानों ने दिए हैं। बड़ी मजे की बात ये है, कुछ विद्वानों ने कायिक घनत्व के बारे में बात करी है, कुछ ने आंकिक घनत्व के बारे में बात करी है, कुछ ने पोषणीय घनत्व के बारे में बात करी है, कुछ ने कृषि घनत्व के बारे में बात करी है। किताब मिल जाएगा आपको कि कौन से जनसंख्या घनत्व के फार्मूले का प्रतिपादन किसने किया। तो प्रकार और प्रतिपादक भी देख लीजिए, निकालने का तरीका आना चाहिए। बहुत गजब की बात है, आंकिक घनत्व कैसे निकालते हैं, कृषि घनत्व कैसे निकालते हैं, क्योंकि परिभाषा में फॉर्मूला है और फॉर्मूले में परिभाषा है, छिपी हुई है। थोड़ा ढंग से दिमाग से आप लगाओगे पता चल जाएगा। जैसे जैसे कृषि घनत्व की बात करते हैं तो कई बार मतलब एग्जामिनर इस रूप में पूछा जाता है कि कृषि घनत्व है कुल जनसंख्या व कृषि जनसंख्या के मध्य अनुपात, या कृषि भूमि और कुल जनसंख्या के मध्य अनुपात, इस तरीके का प्रश्न आता है। तो वहां हमारे दिमाग में फॉर्मूला भी सेट होना चाहिए, डेफिनेशन भी सेट होनी चाहिए। डेफिनेशन कैसे, जैसे ऐसे पूछ लिया कि कुल जनसंख्या व कृषि योग्य भूमि के मध्य अनुपात कहलाता है, तो ये एक डेफिनेशन हो गई। ये डेफिनेशन किस डेंसिटी को इंगित करती है, ये हमें जानकारी में होना चाहिए। इसके अलावा घनत्व का प्रतिरूप,
मतलब दुनिया में कहाँ कितना घनत्व पाया जाता है, तो इसको दो तरीके से आपकी स्टडी करनी है। एक तो महाद्वीप वाइज भी कर लेनी, कौन महाद्वीप में डेंसिटी कितना है, कौन से महाद्वीप में ज़्यादा है, उसका सीक्वेंस भी ध्यान होना चाहिए। और फिर दुनिया के कुछ टॉप मोस्ट कंट्रीज है उसका भी ध्यान होना चाहिए। उसके बाद में वृद्धि, ये लंबी थियरी है जनसंख्या वृद्धि की, बहुत ढंग से पढ़ लेना। पहले तो इसकी थियरी को अच्छी तरीके से समझ लेना। जनसंख्या वृद्धि क्या है, इसे जनसंख्या परिवर्तन भी कहते हैं, और भी कुछ इसके नाम हैं। परिवर्तन के घटक अर्थात जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन से हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, प्रवास। फिर आप जन्म दर को ढंग से पढ़ना, मृत्यु दर को ढंग से पढ़ना, जनसंख्या वृद्धि निकालने का फार्मूला क्या है उसको देखना है। और इसके अलावा जन्म दर और मृत्यु दर पर मैंने विशेष लिखा है कि इनकी डेफिनेशन, जैसे वो अशोधित जन्म दर और अशोधित मृत्यु दर, उसके निकालने का फार्मूला। मातृ मृत्यु दर क्या है, प्रजनन क्षमता किसको कहते हैं, या जिसको उत्पादकता कैपेसिटी कहते हैं, वो क्या है, औसत आयु क्या है, या औसत मृत्यु दर क्या है, ज्ञात करने के फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए। और एक जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, बाकी वैश्विक वृद्धि की प्रवृत्ति क्या है, यानी दुनिया के अंदर जनसंख्या वृद्धि आज तक किस तरीके से हुई है, और वर्तमान की वृद्धि दर क्या है उसको ढंग से देख लेना है। दुनिया में कौन से महाद्वीप में वृद्धि दर ज्यादा है और कौन से महाद्वीप में वृद्धि दर कम है। उसके बाद पॉपुलेशन पॉलिसीज का एक चैप्टर आता है, और अमूमन मुझे बच्चे कई मैसेज पे कहते हैं सर ये तो मिलता ही नहीं है, वो बड़ा चैप्टर नहीं है ये, और इसको तुम बड़ा बना दोगे तो उलझ जाओगे इसमें। इसको बड़ा नहीं बनाना है। आपको बुक में नहीं मिलता है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। पॉपुलेशन पॉलिसीज में आपको ये सर्च करना है कि विकसित देशों की जनसंख्या नीतियां क्या है और विकासशील देशों की जनसंख्या नीतियां क्या है, और उसकी विशेषताएं देख लेनी कि भाई विकसित देश अपनी पॉपुलेशन के बारे में क्या पॉलिसी रखते हैं। जैसे विकासशील देशों की पॉपुलेशन पॉलिसी में मेजर ये पॉलिसीज होती है कि पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए, है ना। जबकि विकासशील देश, विकसित देशों के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज पहले बन चुकी थी। आज विकसित देशों के सामने पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड पॉलिसीज बनाई जाती है, जैसे चाइना के लिए अब हो रहा है। चाइना किसी समय विकासशील अवस्था में था, उस समय उसकी पॉपुलेशन पॉलिसी अलग थी और आज पॉपुलेशन पॉलिसी अलग। जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको विकासशील देशों की पॉपुलेशन पॉलिसीज के इश्यू अलग नजर आएंगे, विकसित देशों के अलग नजर आएंगे। दोनों को क्लासिफाइड करके 1 घंटे का चैप्टर है, ढंग से पढ़ सकते हैं। और हाँ, भारत के संदर्भ में इसको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना है। भारत की पॉपुलेशन पॉलिसीज, आज तक कितनी पॉपुलेशन पॉलिसी आई, कौन सी पॉपुलेशन पॉलिसी में क्या हुआ, आज जो पॉपुलेशन पॉलिसी चल रही है उसके मेजर इश्यूज क्या है। इसके अलावा एक चीज आपको ये पढ़नी है, प्रवास और जनसंख्या वृद्धि तथा उससे संबंधित विभिन्न देशों की नीति। देखो पॉपुलेशन पॉलिसीज में जो दुनिया के मोर डेवलप्ड कंट्रीज है वो पॉपुलेशन ग्रोथ इन पर, या पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ रही है, जन्म दर, मृत्यु दर, इन पर वो पॉलिसीज बनाने के बजाय वो माइग्रेशन पे पॉलिसीज ज्यादा बनाते हैं। कौन देशों से कौन लोगों का वीजा किस तरीके का, सॉरी, वो जो आवास बसाव है वो किस तरीके का होगा, वीजा कितने टाइम का दिया जाएगा, किन को नागरिकता दी जाएगी, वो एक पॉपुलेशन पॉलिसीज का पार्ट्स है। तब मैंने यहाँ आपके सामने लिखा कि भाई दुनिया के कुछ टॉप मोस्ट देश है, उन देशों की पॉपुलेशन पॉलिसीज में प्रवास और जनसंख्या वृद्धि और उससे रिलेटेड क्या पॉलिसीज पाई जाती है। स्पेसिफिक चीन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूएस की पॉलिसीज को ढंग से देख लीजिए, मोटा मोटा देख लेना है। ओके, ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन को लेकर क्या पॉलिसी रखता है, यूएस माइग्रेशन को लेकर क्या पॉलिसी रखता है। चाइना में वैसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वहाँ माइग्रेशन पॉलिसीज जीरो बॉन्डेड है, वो नागरिकता देने के मामले में जीरो रखते हैं, बट वहाँ ग्रोथ से रिलेटेड पॉलिसीज पाई जाती है। रशिया की पॉपुलेशन पॉलिसीज अच्छी होगी, लंबी होगी, वहाँ बसाव को लेकर के भी अच्छे खासे नियम बने हुए हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के भी नियम है, उसको भी आप ढंग से देख लेना।
फिर आएगा माइग्रेशन, बहुत ही लंबा चैप्टर है। माइग्रेशन में आपको प्रकार भी पढ़ना है, यानी प्रवास में आपको प्रवास के प्रकार पढ़ने हैं, कारण पढ़ना है, परिणाम पढ़ना है, और एक वैश्विक प्रवर्जन की प्रक्रिया पढ़नी है, यानी दुनिया भर में माइग्रेशन किस तरीके से होता है। मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश की कि इसमें मेजर चीज क्या है जिस पर आप हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे प्रकार की बात है तो ऐसा कोई नहीं पूछेगा कि प्रवास के कितने प्रकार हैं, एक, दो, तीन, चार, इस तरीके से नहीं आएगा, क्योंकि प्रवास के प्रकारों को अर्थात प्रवास के रूपों को अलग अलग भागों में अपन डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो आपको मेजर कुछ चीजों पर ध्यान देना है, जैसे आप्रवास क्या है, उत्प्रवास क्या है, और कुछ शब्दावलियां हैं जैसे गंतव्य स्थान क्या है, उद्गम स्थल क्या है, जो इनसे रिलेटेड ही है। इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ना हो, केवल ये नहीं कि आवास पढ़ लिया, अप्रवास पढ़ लिया, परिभाषा पढ़ ली। आप्रवास क्या है, आप्रवास क्यों होता है, आप्रवास के परिणाम क्या निकलेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय प्रव्रजन, ये भी एक प्रकार का टाइप है जो स्थान और क्षेत्र के आधार पर। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्या है, अंतर्देशीय प्रवास क्या है, इसको ढंग से देखना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास को थोड़ा विस्तार से पढ़ लेना, थोड़ा विस्तार से मतलब यहाँ थोड़ी गुंजाइश है। एशियाई देशों के अंदर प्रवास किस तरीके का है, यूरोपीय देशों में प्रवास किस तरीके। हिस्ट्री सहित पढ़िए। हिस्ट्री सहित पढ़ने का मतलब ये जो माइग्रेशन हुआ है इसमें प्राचीन समय से लेकर के आज तक दुनिया के अंदर माइग्रेशन की जो विभिन्न विभिन्न धाराएं रही है। जिस समय कृषि अवस्था थी उस समय माइग्रेशन की धारा क्या रही होगी, जिस समय यूरोप में नॉलेज जीरो था उस समय माइग्रेशन की क्या धारा रही होगी, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। वो भी आपको देख लेना, सिंपल सा आपको हर किताब के अंदर मिल जाएगा माइग्रेशन की हिस्ट्री। इसके अलावा एक मौसमी प्रवास को भी आप ढंग से देखना, और मौसमी प्रवास के वैश्विक स्तर पर उदाहरण भी आपको देखने हैं कि कहाँ कहाँ दुनिया में मौसमी प्रवास होता है। उसके बाद कारण, तो कारण में तो मेजर प्रवास क्यों होता है ये कारण आएंगे। और इसमें क्या होता है कि मैंने आपको अलग से दिखाया कि प्रवास, आप्रवास और उत्प्रवास होता है, आप इसके अंदर ही इनके कारण पढ़ लीजिए। यदि आप्रवास हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उत्प्रवास हो रहा है तो क्यों हो रहा है। आप्रवास का मतलब किसी स्थान पर बाहर से लोगों का आकर के बसना, ये आप्रवास है। और उत्प्रवास का मतलब किसी स्थान से लोगों का जाना। तो दोनों के अलग अलग तरीके के कारण है, इसको प्रभावित करने वाले कारण, और विश्व में इसके एग्जाम्पल भी देखने हैं। दुनिया में उत्प्रवास क्षेत्र कौन से हैं और आप्रवास क्षेत्र कौन से हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो किसी समय अच्छे गंतव्य के अंदर रहे थे। गंतव्य के अंदर का मतलब क्या है, जिस स्थान के लिए लोग जा रहे हैं, यानी उत्प्रवास होकर के कहीं जाएंगे, जिस स्थान के लिए लोग जा रहे हैं, मतलब जहां आप्रवास हो रहा है वो गंतव्य के अंदर है। और एक होता है उद्गम के अंदर, जहां से लोग उत्प्रवासित होते हैं, लोग उठते हैं, लोग जाते हैं वहां से। बहुत अच्छा कंसेप्ट, बहुत अच्छी थियरी है, ढंग से देखना है इसको। वैश्विक स्तर पर इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे धार्मिक माइग्रेशन हो रहा है, तो जैसे आपने ये तो पढ़ लिया कि सर धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बट उसमें जैसे ये आ गया कि जो यूरोप, सॉरी, इसमें म्यांमार के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमानों का प्रवर्जन हुआ, या म्यांमार से बांग्लादेश में प्रवर्जन कारण क्या है, म्यांमार में भारत प्रवर्जन का कारण क्या है, ये एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल बनता है। ये धार्मिक है, ये राजनीतिक है, ये सामाजिक, सांस्कृतिक। इस तरीके से आप जब पढ़ोगे तो आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, एक एक दो दो एग्जाम्पल मिलेगा। मेजर एग्जाम्पल है, और हमेशा मेजर एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। जहां तक परिणाम, परिणाम भी आपको दोनों तरीके से देखना है कि उद्गम केंद्र पर क्या परिणाम पड़ेगा और गंतव्य केंद्र पर क्या परिणाम, यानी आप्रवास होगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा और उत्प्रवास होगा तो क्या रिजल्ट। एक चैप्टर मैंने दिया वैश्विक प्रवर्जन की प्रक्रिया, विश्व स्तर पर जो माइग्रेशन हो रहा हुआ है किस तरीके से हुआ है, कौन कंट्रीज से कौन कंट्रीज में लोग गए, कौन कॉन्टिनेंट से कौन कॉन्टिनेंट में लोग गए, जैसे यहाँ अपन ने थोड़ा देखा था कि यही है सेम। बट यहाँ थोड़ा सा एक चीज और देखनी है आपको कि यूरोपीय और एशियाई प्रवर्जन तो वहां मैंने बताया है,
यहाँ जैसे भारतीय प्रवर्जन है, इसको थोड़ा ढंग से देख लेना। भारतीय प्रवर्जन को आप पढ़ने के लिए ये जो बड़ी बुक है उसमें अक्सर कम मिलता है। 12वीं की एनसीईआरटी बुक में हल्का सा इसका एक चैप्टर दिया हुआ है। हिस्टोरिकल टाइम पीरियड से लेकर, ऐतिहासिक काल से लेकर के आज तक भारत के अंदर जो माइग्रेशन हुआ है, भारत के अंदर आप्रवास तो नगण्य होगा, अंग्रेजी टाइम पीरियड का रहा होगा, वो एक अलग चीज है। उत्प्रवास हुआ है, बड़े पैमाने पर हुआ है, भारत से बाहर लोग गए माइग्रेट होकर, वो समय समय में अलग अलग कारणों से गए हैं। उसको एनसीईआरटी में एक थियरी दी गई है, प्रवास की धाराएं, उसको आप ढंग से अच्छी तरीके से पढ़ लें। जो प्रवास के विभिन्न क्षेत्र में होने के पीछे कुछ धाराएं हैं, वो तो प्रवास की धाराओं का भी दो चीज मिलेगी आपको एनसीईआरटी में। एक तो भारतीय प्रवास की धाराएं मिलेगी, धाराएं जिसको विभिन्न तरंगे कहते हैं, वहां तरंग शब्द यूज किया गया है एनसीईआरटी में। प्रवास की तरंगे, जिसमें आपको अंग्रेजी टाइम पीरियड से पहले प्रवर्जन कहाँ किन देशों में हुआ, कौन से क्षेत्रों में हुआ, कारण क्या है, अंग्रेजी टाइम पीरियड में लोग किधर गए, कारण क्या है, 1950 के बाद 1950 के दशक के बाद लोग किन देशों की तरफ गए, कारण क्या है, और मॉडर्न टाइम के अंदर इंडिया का प्रवर्जन किन देशों की तरफ हो रहा है, कारण क्या है, ये चीज वहां दिखाई गई है। एक प्रवास की धाराएं एक अलग चैप्टर आता है, आपको पता हो तो, नॉर्मली आपने पढ़ा है कि प्रवास की 4 धाराएं होती है। जैसे लोगों का गांव से गांव की तरफ जाना, गांव से शहर की तरफ जाना, या शहर से शहर की तरफ जाना, या शहर से गांव की तरफ। ये भी एनसीईआरटी से आप पढ़ना, एनसीईआरटी क्लास 12 वहां आपको ढंग से मिलेगा। ह्यूमन ज्योग्राफी से, ये ह्यूमन ज्योग्राफी में कहीं मिल जाएगा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सॉरी पॉपुलेशन ज्योग्राफी के बजाय ह्यूमन ज्योग्राफी में ये अच्छा मिल जाएगा नहीं। वहां मतलब मैं ये तुम्हें कहना चाहता हूँ कि वहां ये जब तुम धाराएं पढ़ो ना, स्पेसिफिक भारत के संदर्भ में, जैसे शहर से प्रवास, शहर से गांव की तरफ प्रवास यदि होता है, कारण क्या है, गांव से शहर की तरफ प्रवास होता है, कारण क्या है। और एक चैप्टर तुम्हें वहां ये भी मिलेगा एनसीईआरटी में कि ये जो माइग्रेशन हो रहा है, इस माइग्रेशन के पीछे लैंगिक लॉजिक भी है, लैंगिक लॉजिक, लैंगिक तर्क। जैसे भारत के संदर्भ में देखें तो गांव से गांव में जो प्रवर्जन हो रहा है उसमें महिलाएं ज्यादा है, और वो प्रवर्जन हो रहा है विवाहोपरांत। और भारत में अर्थात विकासशील देशों में गांव से शहर की तरफ जो प्रवर्जन होता है, भारत ले लें या विकासशील देश ले लें, उसके पीछे कारण होता है रोजगार। तो वहां बहुत सारे आपको ये चीजें मिलेगी कि गांव से गांव धाराओं का कारण क्या है, गांव से शहर का कारण क्या है, शहर से गांव का क्या कारण है। ये भी एक अच्छा चैप्टर बनता है कि भाई शहर से लोग गांव की तरफ आते हैं, मे भी पॉसिबल आ भी सकते। उसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक तर्क है, जैसे भीड़ भाड़ है, प्रदूषण है, और शांति से जीवन जीना है। तो मैं, आपको लगता होगा कि ये चीजें बहुत इजी और आसान है, बट मैं ये चीज कहता हूँ कि जब कभी अपन ने ऐसी चीजों को दिमाग में लिया ही नहीं और एग्जाम के अंदर बैठ गए और वहां प्रश्न आ गया, तो सरल सरल चीजें कठिन हो जाती है। और या तो हम प्रश्न छोड़ के आते हैं या गलत उत्तर दे आते हैं। वो हमारे लिए, एक प्रश्न का यदि अपन दिखते हुए प्रश्न का गलत आंसर दे देते हैं, ऐसे यदि 3 से 4 प्रश्न है तो वो तुम्हारी मेरिट को आउट कर देते हैं। ये बड़े एग्जामों की खासियत है। और मोर टैलेंट बच्चा है वो यही करता है कि सिंपल से सिंपल चीजों को ढंग से देख लें। ठीक है, इसमें कोई इटबट नहीं है। अब है प्रवर्जन के सिद्धांत पे आ जाए, प्रवास के सिद्धांत पे। कई बच्चे ये कहते हैं सर प्रवर्जन की थ्योरी, सॉरी कुछ बच्चे ये कहते हैं कि प्रवर्जन की थ्योरी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रवर्जन की थ्योरी भले ही लिखा हुआ नहीं है सिलेबस, बट मैं आपको ये कहूंगा कि आपको 101% पढ़ना है, और प्रश्न बनेगा, नो डाउट क्वेश्चन बनेगा। प्रवर्जन की थ्योरी में आपको 6 थ्योरी में पढ़ने की सलाह दूंगा। एक तो रेवेस्टिन का सिद्धांत पढ़िए आप ढंग से। रेवेस्टिन के सिद्धांत को
डिस्टेंट डिक्लाइन थ्योरी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दूरी क्षय सिद्धांत। सिद्धांत किसने दिया, सिद्धांत का नाम क्या है, किस सन में दिया गया, और फिर उसका कंसेप्ट पढ़ना है, उसका कंसेप्ट क्या है। तो दूरी क्षय सिद्धांत दिया था रेवेंस्टीन ने 1885 के अंदर, और फिर आपको सिद्धांत के आधार पढ़ लेने हैं। इसमें उसने क्या है, रेवेंस्टीन ने थोड़ा डिटेल से इसको दिया है, बहुत अच्छा सिद्धांत है, आप इसको डिटेल से पढ़ना। आपको 7-8 पॉइंट्स मिलेंगे उसमें। उसने अच्छी तरीके से उस पॉइंटों के माध्यम से समझाया है कि डिस्टेंस और माइग्रेशन के बीच में क्या संबंध है। मेजर थ्योरी तो उस पर टिकी हुई है। फिर उसने एक स्थान से जब माइग्रेशन होगा दूसरे स्थान के लिए, तो दूसरे स्थान से क्या फर्क पड़ेगा उसको लेकर के भी उसने कुछ कंसेप्ट दिए हैं। बीच वाले क्षेत्रों पर क्या फर्क पड़ेगा उसको लेकर के भी उसने कुछ कंसेप्ट दिए हैं। तो वो जो उसने 6-7 पॉइंट दिए, उस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है कि क्या ये पॉइंट रेवेंस्टीन की थ्योरी के अंदर है या नहीं। कई बार ये पूछा जाता है कि दूरी क्षय सिद्धांत अनुसरण नहीं करता है, उसमें 3-4 चीजें लिखी हुई है जो रेवेंस्टीन ने दी है, एक चीज लिखी हुई जो रेवेंस्टीन ने नहीं दी है, वो उत्तर सही बैठता है। उसके बाद गुरुत्व मॉडल स्टुअर्ट और रायले ने दिया, अलग अलग टाइम में दिया था, ध्यान रखना। कई बार तुम्हारे ये कंफ्यूज में डाल देता है, फिर अपन समझते हैं यार मैंने बुक में पढ़ा ये तो रायले का है, रायले या जिसको रेले भी कहते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं नहीं ये स्टुअर्ट ने दिया है। दोनों ने अपने अपने समय में ग्रेविटेशन नियम को पालन करते हुए दिया है, और इसका फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी ज्यादा कोई झंझट वाली बात इसमें है नहीं, कोई बड़ी थियरी है नहीं। सूत्र इसका ध्यान रखना, गुरुत्व मॉडल का न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जिप का है, बहुत छोटा सा है, इसमें भी फार्मूला है, इसका भी फार्मूला देख लेना, सूत्र इसका भी देखना है। अंतरालीय अवसर मॉडल बहुत अच्छा है, इसको विस्तार से पढ़िए। स्टोफर का है, 1940 के अंदर दिया। 1940 में इसने मूल मॉडल दिया था, अंतरालीय अवसर मॉडल जिसको कहते हैं। फिर उसने बाद में थोड़ा इसको संशोधित भी किया, वो भी आप देख लेना, जिसमें ऐसे कुछ शब्द जोड़े थे प्रतियोगी अवसर मॉडल करके 1960 के आसपास। पूर्ण कंफर्म नहीं हूँ, अभी मुझे पूरा याद नहीं है, बट आप जब पढ़ोगे तो वैसे आपको ध्यान ही होगा, मैं तो केवल याद दिला रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि आपने लगभग लगभग पूरा कर लिया है, मैं तो केवल हिंट्स दे रहा हूँ कि वहां थोड़ा ज्यादा जोर दे देना। उसके बाद एडवर्ड ली का इस जो स्थानांतरण सिद्धांत है बहुत ही शानदार है, वो ली का सिद्धांत, जिसको स्थानांतरण सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और ये सिद्धांत काफी लंबा है। इस सिद्धांत में भी 3 चीजों पर जोर दिया गया, एक प्रवास की धारा पर, एक प्रवास की मात्रा पर, और एक प्रवास के लक्षण पर। और उन्होंने धारा के लिए भी 5-6 कंसेप्ट दिए, यानी 5-6 परिकल्पनाएं की है, मात्रा के लिए भी 5-6 परिकल्पना की है, लक्षण के लिए भी उसने 6-7 परिकल्पनाएं की है। किसने? ली ने। अब उसे परिकल्पनाएं किस तरीके से की, उसने कंडीशंस बताई है कि भाई मात्रा, प्रवास में पॉपुलेशन यदि ज्यादा होगी तो उसका डिस्टेंस के साथ क्या होगा, बीच वाले अवसर के लिए क्या होगा, आगे वाले लोगों के लिए क्या प्रभाव पड़ेगा, इस सब को लेकर के और उन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए हैं। तो उसमें आप ये जो परिकल्पनाएं हैं एडवर्ड ली की, इसको ढंग से देख लेना। फिर गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत को पढ़ लेना जो जेलिंस्की ने दिया है, ये प्रवास के सिद्धांत हैं। उसके बाद जनसंख्या का सिद्धांत आता है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, कम से कम मैं समझता हूँ यहाँ 2 से 3 प्रश्न की पॉसिबिलिटी। पूरी पॉपुलेशन ज्योग्राफी में 12 से 15 प्रश्न आएंगे, तो 12 से 15 प्रश्न में हम मान के चले कि पॉपुलेशन की जो थियरी हैं उसमें 2 से 3 प्रश्न अच्छी तरीके से आ सकते हैं, या 3 से 4 भी आ सकते हैं। आप अपनी किताब में से एक ही ढंग से पढ़ लेना। पॉपुलेशन के जो कंसेप्ट है उसको विद्वान 2 भागों में बांट के स्टडी करते हैं, प्रकृतिवादी सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत। कई बार हम क्या करते हैं कि सर ये नाम तो हमारे अंदर दिए हुए ही नहीं है, तो हम क्यों पढ़ें।
केवल हम सीधा उठाते हैं माल्थस को, या फिर उठाते हैं मार्क्स को, या फिर रिकार्डो को पढ़ लेते हैं। एक दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो पॉपुलेशन थियरी के मेन कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो प्रकृतिवादी सिद्धांत देने वाले लोग कौन है, समाजवादी सिद्धांत देने वाले लोग कौन है। हालांकि मैंने तुम्हारी सहूलियत के लिए इसको इजी कर ही दिया है। प्रकृतिवादी सिद्धांत के लोग वो है जो माल्थस, स्पेंसर, सैडलर और डबलडे के नाम से जाने जाते हैं। और समाजवादी में आएंगे रिकार्डो और ड्यूमंट और कार्ल मार्क्स। प्रकृतिवादी और समाजवादी क्या है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन कंट्रोल, इनको लेकर के जो थिंकरों की आइडियोलॉजी है कि कौन ग्रोथ करवाता है, कौन कंट्रोल करवाता है, ह्यूमन या नेचर, उसको लेकर के इनकी आइडियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट है। जो प्रकृति अर्थात नेचर पे फोकस करते हैं, मैं एक नॉर्मली कह दूं भी, कोई ऐसा लोग आएगा, कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो ये कहेगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक नेचुरल इश्यू, ह्यूमन डिस्टर्ब नहीं कर सकता उसको, या पॉपुलेशन कंट्रोल ह्यूमन नहीं कर सकता। जैसा कि माल्थस कहता है कि आपदा आएगी, लोग मर जाएंगे, प्रकृति अपने आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेगी। तो ये प्रकृतिवादी है। समाजवादी कहते ना ना भाई ऐसा नहीं है, कुछ सामाजिक इश्यूज है जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, और उस सोशल इश्यूज को कंट्रोल करके पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जा सकता है। फॉर द एग्जांपल, जैसे मैं मार्क्स का एग्जांपल देता हूँ। मार्क्स एक अलग टाइप की बात करता है। वो कहता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ होती है मीन्स उसके पीछे पूंजीवादी सिस्टम जिम्मेदार है, अमीर और गरीब की खाई जिम्मेदार है। बहुत मजेदार थियरी है, उसको पढ़ना। तो ये समाजवादी और प्रकृतिवादी कौन कौन है ये देख लेना। फिर सिद्धांत पढ़ने हैं, सब सिद्धांतों को अच्छी तरीके से पढ़ना है। माल्थस और कार्ल मार्क्स को थोड़ा विस्तार से पढ़ना है। माल्थस के बारे में क्या पढ़ना है, कौन सी पुस्तक, पुस्तक मतलब उसने निबंध लिखे थे, और निबंध कब लिखे, प्रतिपादन वर्ष कौन सा है, कंसेप्ट क्या है, मान्यताएं क्या है, ये अपनी थियरी को किस रूप में कहता है। हालांकि मैंने आगे लिखा भी है कि इसने जो जनसंख्या की वृद्धि और खाद्य पदार्थों का संबंध है, इसको खाद्य पदार्थों की जो मात्रा है, वृद्धि है, उसमें आपस में क्या संबंध है, उसको लेकर के इसने ये कंसेप्ट किया है। जनसंख्या नियंत्रण के उपाय किसने, माल्थस ने क्या बताए। हालांकि पढ़ोगे आप सब, लेकिन मैं आपको नोट करवा रहा हूं कि माल्थस ने जो नियंत्रण के उपाय दिए ये वैल्यूएबल है। उसने कहा सकारात्मक अवरोध कौन से हैं और निअवरोध उपाय क्या होने चाहिए, दोनों चीजें इसने बताई है। आपको देखना है कौन सकारात्मक अवरोध में आता है, कौन निअवरोध उपाय के अंतर्गत आता है। और फिर क्रिटिसिज्म भी आपको देख लेना है, कौन माल्थस के अनुसार क्या बात सही नहीं है, किस आधार पर माल्थस की आलोचना विद्वान करते हैं। मार्क्स के सिद्धांत को देखना है। मार्क्स ने अपनी जो थ्योरी दी थी वो दास कैपिटल पुस्तक के अंदर दी थी। मार्क्स की जो पूरी थ्योरी है, मैंने कुछ शॉर्ट चीजें बताई, बाकी थ्योरी तो आपको पूरी पूरी पढ़नी है, उसमें कोई स्पेसिफिक चीज है नहीं। बट स्पेसिफिक चीज जो है वो मैंने यहाँ नोट की है। मार्क्स का जो थियरी है वो पूंजीवाद और जनसंख्या वृद्धि के कोरिलेशन पर आधारित है। प्रश्न तो ऐसे आ जाए कि जनसंख्या का सिद्धांत जो पूंजीवाद और जनसंख्या वृद्धि के संबंधों पर आधारित है, प्रतिपादक कौन थे। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो बच्चा पहली पहली बार इनको पढ़ रहा है, ये थियरी आपके समझ में ही नहीं आएगी कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, इस सिद्धांत में कहना क्या चाह रहे हैं। बट ये जितने सारे सिद्धांत हैं वो पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड है, और पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन कंट्रोल के कारणों से रिलेटेड है। अब जो कार्ल मार्क्स हैं वो इसके जो कारण है उसमें पूंजीवाद को एक बहुत बड़ा कारण मानता है, फिर उस पर वो अपनी थ्योरी गढ़ता है। इसमें एक चीज और भी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं समझता हूं कि ये चीज प्रश्न का हिस्सा बन सकती है। इसने बताया कि जो मजदूरी का स्तर है उसमें और जन्म और मृत्यु दर में बहुत अच्छा रिलेशन है। हालांकि आप पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने जब कह ही दिया है तो वो कहता है कि
यदि किसी देश के अंदर मजदूरी का स्तर ऊंचा होगा तो उस देश की जन्म दर घटेगी और उस देश की मृत्यु दर भी घटेगी। मजेदार बात बताइए। और यदि मजदूरी का स्तर नीचा है तो फिर जन्म दर बढ़ेगी और मृत्यु दर भी बढ़ेगी, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी होगी। ऐसे कुछ लॉजिक बताता है। सिद्धांत निर्माण के इसने 5 चरण दिए हैं, वो भी ढंग से देख लेना। मार्क्स और माल्थस में तुलना को ढंग से देख लेना, क्या इन दोनों के बीच में वेरिएशन क्या है, सॉरी डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, भिन्नताएं क्या है। उसके बाद सैडलर की थ्योरी अपने सिलेबस में है, इसलिए कह रहा हूं, कोई ज्यादा गहरा नहीं पढ़ना है। 8-10 एक लाइन आपको सैडलर की मिलेगी। सैडलर की जो पूरी थ्योरी है वो जनसंख्या वृद्धि और जनघनत्व के संबंध पर आधारित है, कि किसी भी स्थान का जनघनत्व है और उस स्थान का पॉपुलेशन ग्रोथ एक दूसरे के अपोजिट चलता है। फिर उसने समझाया है क्यों चलता है वगैरह वगैरह। बट अपन ये भी मान लें, नॉर्मली मान लें कि किसी स्थान पर जनघनत्व ज्यादा होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के लिए आवास की सुविधा नहीं होगी, लोग सचेत हो जाएंगे। और यदि जनघनत्व कम है तो फिर वहां की पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी, तेज गति से बढ़ेगी। ये बात करता है सैडलर। रिकार्डो का सिद्धांत है जो मजदूरी और श्रम संतुलन पर आधारित है। श्रम, यहाँ श्रम का तात्पर्य पॉपुलेशन से है। मजदूरी की दर और जनसंख्या वृद्धि के मध्य ये संबंध बताता है। थोड़ा पहले कार्ल मार्क्स ने बताया ना, उसी पर आधारित है ये। जनसंख्या वृद्धि और पूंजी संचय में भी ये संबंध बताता है। ये थियरी थोड़ी टफ है, हो थोड़ा, मतलब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसी टेक्निकल चीजें बता रहा है जो समझ में कम आ रही है। बट आप ध्यान से 2-3 बार पढ़िए आप, और 3 चीजों को नोट करके पढ़ना है कि रिकार्डो मजदूरी में और श्रम में क्या कोरिलेशन है, उसको किस तरीके से बता रहा है। रिकार्डो मजदूरी की दर और जनसंख्या वृद्धि के बीच में कोरिलेशन को किस तरीके से बता रहा है। रिकार्डो पॉपुलेशन ग्रोथ और पूंजी संचय के बीच में क्या कोरिलेशन बता रहा है। ये तो होगी पॉपुलेशन थियरीज। इसके अलावा लिंग भेद और महिला सशक्तिकरण, ये एक चैप्टर है। आपको ज्यादा बाहर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है वर्तमान में, और हिस्टोरिकल का टाइम पीरियड से लेकर के, और एक महिला सशक्तिकरण के लिए वर्तमान में प्रयास क्या हो रहे हैं। कुछ विशेष महिलाओं के संदर्भ में कानून, कुछ योजनाएं। कहीं ज्यादा गहरा मत जाना। कोई भी प्रोफेसर जब थियरी के प्रश्न बनाएगा तो इतना डीप कोई बाहर से जाकर के पुस्तिका खोज करके नहीं लाएगा। बट महिलाओं के लिए जैसे दहेज वाला कानून है, महिला प्रताड़ना का कानून है, और वर्तमान में कुछ अच्छी योजनाएं हो सकती है। उसके बाद एक है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, ये दिया हुआ है जनसंख्या से, इसको थोड़ा ढंग से पढ़ना है। देखो कई बार क्या होता है, किताब के अंदर अपन पढ़ लेते जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, अपन ने पढ़ लिया है। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया है, बहुत सारे विद्वानों ने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, समय समय पर किया है। तो हमें ये देखना है कि कौन से विद्वानों ने इसका प्रतिपादन किया, किस सन के अंदर किया, और किन विद्वानों को हमें डिटेल से पढ़ना है, ये भी मैं बताऊंगा। 1929 में थॉमसन ने किया, 1934 के अंदर लॉन्ड्री ने किया, 1945 में नोटेस्टिन ने किया। मतलब शब्द प्रयोग किए हैं, अलग अलग थियोरी इन्होंने दी है। लेकिन एक प्रश्न जो शब्द प्रयोग की बात आती है तो मैं कहूंगा कि आपको नोटेस्टिन याद रखना है कि सबसे पहले जनसंख्या संक्रमण शब्द यदि किसी ने इस्तेमाल किया तो वो नोटेस्टिन ने किया, और उसके बाद उसने थियोरी भी दी थी। थॉमसन और नोटेस्टिन की जो थियोरी है वो बहुत ज्यादा चर्चित है, हर किताब के अंदर मिलती है, और मैं भी तुम्हें यही सलाह दूंगा कि थॉमसन और नोटेस्टिन का जो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत है उसको ढंग से पढ़ लें। वैसे एनसीईआरटी में भी इसको दिया गया है, जहां तक मैं समझता हूँ कि आप एनसीईआरटी के व्यू से ज्यादा पढ़ें, मैंने लिखा भी है। क्योंकि थॉमसन और नोटेस्टिन का जब विचार पढ़ोगे तो उसमें जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अलग अलग अवस्थाएं बताएगी। बेसिकली जब जहां भी मैंने देखा है कि एग्जामिनर जब प्रश्न पूछता है तो
उसमें कहीं न कहीं एनसीईआरटी वाला इनपुट आता है, जो अलग-अलग 5 अवस्थाओं की वो बात करते हैं और जिसके अंदर मेजर 3 अवस्थाएँ वो रखते हैं। इस तरीके की जो थ्योरी है, वो थ्योरी एनसीईआरटी के अंदर चलती है। उसको आप ढंग से देखिए, अभी मैं समझाऊँगा उसमें क्या देखना है आपको। एक आपको जनसंख्या संक्रमण की जो अलग-अलग अवस्थाएँ भिन्न-भिन्न विद्वानों ने दी है, उसको आप एक डायग्राम बना लीजिए कि भई मार्क्स ने कितनी अवस्थाएँ बताई और क्या नाम दिया उसका। थॉमसन ने कितनी बताई, क्या नाम दिया, ब्लेकर ने कितनी बनाई, कॉक्स ने कितनी बताई और नोटेस्टिन ने किसकी बताई। ये जो एनसीईआरटी में अपन थियरी चलती है ना, उसमें थॉमसन की और ब्लेकर की उन थ्योरियों को मिला करके और विद्वानों ने उसको तैयार किया है। तो इनका आप देख लेना, ये बड़ी बुकों में मिल जाएगा, चांदना एसडी मौर्य में मिल जाएगा। मार्क्स, थॉमसन, ब्लेकर, कॉक्स और नोटेस्टिन, इन्होंने जो जनसंख्या संक्रमण की विभिन्न स्टेज दिए, कितने स्टेज दिए और क्या-क्या नाम दिए ये भी। फिर आपको एनसीईआरटी में से ये थियरी ढंग से पढ़नी। जनसंख्या संक्रमण संक्रमण सिद्धांत की जो विभिन्न स्टेज है, कितने स्टेज दिए हैं? तो जैसे मेजर 3 स्टेज दिए हैं, तो मेजर 3 स्टेजों का आपको एक ग्राफ बना हुआ मिलेगा। मैं आपको सजेशन दूंगा कि जो आप ग्राफ है, ग्राफ को ढंग से समझें, उस ग्राफ से प्रश्न बनेंगे। जन्म दर का क्या सिस्टम रहता है अलग अलग अवस्थाओं में, मृत्यु दर का क्या रहता है, सकल वृद्धि किस तरीके से रहती है, सकल वृद्धि कम या ज्यादा, उसको तो आंकड़ों में आप बांधना मत। जन्म दर आंकड़ों में रहेगी, ध्यान रखना। जो प्रारंभिक इनिशियल स्टेज होती है उसके अंदर जन्म दर क्या रहती है, मृत्यु दर क्या रहती है, फिर दूसरी अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर क्या रहेगी, फिर तीसरी अवस्था में जन्म दर मृत्यु दर क्या रहेगी। और प्रत्येक अवस्था के अंदर समाज की विशेषता क्या है। समाज की विशेषता मतलब शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ज्ञान का स्तर क्या है, इंडस्ट्री की क्या कंडीशंस रहेगी, या कौन सी आजीविका उस स्टेज के अंदर लोग अर्पित अर्जित करेंगे या पाई जाती है, जैसे कृषि है, इंडस्ट्री है, तुरंत व्यवसाय है, क्या है। और एक विभिन्न देशों के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, भी प्रारंभिक स्टेज में कौन से देश है या किसी जमाने में कौन से देश थे, इसको लेकर के उस किताब ने एग्जाम्पल दिया। तो आपको वो एग्जाम्पल देखना है, जैसे पूछ ले कि भारत अभी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में है, या जो जंगलों में पाए जाने वाले आदिवासी है, या जैसे ऐसे पूछ ले कि पिग्मी जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की अवस्था में किस अवस्था का पार्ट है, ऐसे। उसके बाद एक चैप्टर आपका आता है जनसंख्या संसाधन प्रदेश, ये लास्ट है, तो इसको आप ढंग से देख लेना। ये आपको प्रत्येक किताब के अंदर मिलेगा, या नहीं मिलेगा तो इसको नेट से भी ले सकते हैं, या जो जेआरएफ नेट जेआरएफ की बुक है वहां से भी आ जाता है। 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेश है। इससे पहले आपको थोड़ा सा इसकी थियरी पर भी ध्यान देना है कि इसमें जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारण करने के 3 मापदंड है। एक तो किसी स्थान की पॉपुलेशन, दूसरा किसी स्थान उस स्थान का संसाधन, और उस स्थान की टेक्नोलॉजी। इन तीनों की स्टडी करके और दुनिया के अंदर 5 टाइप के जनसंख्या संसाधन प्रदेश बनाए गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक प्रदेश की विशेषता क्या है और उस प्रदेश में दुनिया के कौन से देश आते हैं। मेजर मेजर एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे पूछ ले कि ईरान, जैसे पूछ ले मिस्र कौन से देश का हिस्सा है, या पूछ ले जो मध्य एशियाई देश है वो कौन से जनसंख्या संसाधन प्रदेश का हिस्सा है, भारत कौन से जनसंख्या संसाधन प्रदेश का हिस्सा है, जापान कौन से जनसंख्या प्रदेश का हिस्सा है। इस तरीके से आता है। 5 प्रदेश कौन से हैं, एक यूएसए प्रकार के प्रदेश, एक यूरोपियन प्रकार के प्रदेश, एक मिस्र या इजिप्शियन प्रकार के प्रदेश, एक ब्राजीलियन प्रकार के प्रदेश, और एक आर्कटिक या मरुस्थलीय प्रदेश। अब आपको कुछ चीज तो मैंने बता दी है, जैसे इनमें आपको 3 मेजर चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, 2 3 तो उसमें इंक्लूड हो जाएगी। जो भी प्रदेश है उसमें टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है, उच्च तकनीकी है या उसके पास तकनीकी क्षमता अच्छी है, लो है। 2 चीजें ध्यान रखनी है, अच्छी तकनीकी क्षमता है या तकनीकी क्षमता लो है। तकनीकी क्षमता के मामले में वो क्या है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि वहां पॉपुलेशन और संसाधनों के मध्य क्या रिलेशन है, अर्थात संसाधनों के मामले में जनसंख्या अधिक है कम है, ये 2 कंडीशन बनेगी।
या तो कहीं तो संसाधन अधिक की प्रदेश है या कहीं जनाधिक की प्रदेश है, तो उसका आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि यूरोपियन टाइप्स का है उसमें क्या कंडीशंस है, ब्राजीलियन टाइप का है उसमें क्या कंडीशंस। मैंने कुछ समझाने के लिए बताई भी है। जैसे यूएस टाइप का जो प्रदेश होगा, दुनिया में जरूरी नहीं यूएस टाइप का प्रदेश यूएस ही हो, ये नहीं, यूएस टाइप का प्रदेश यूएस के अलावा भी कोई हो सकता है। तो यूएस टाइप के प्रदेश की विशेषता क्या है कि उसमें तकनीकी बहुत ज्यादा है, यानी वो तकनीकी स्रोत क्षेत्र है, तकनीकी के मामले में पिछड़ा नहीं है ऐसा प्रदेश। जनसंख्या क्षमता और संसाधन अनुपात निम्न है। ये लाइन क्या कहती है आपको पता है? जनसंख्या क्षमता और संसाधन अनुपात निम्न है, इस लाइन का मतलब होता है पॉपुलेशन कम है और संसाधन ज्यादा है। इस निम्न शब्द का अर्थ हो जाएगा इसके संदर्भ में कि पॉपुलेशन कम है और संसाधन ज्यादा है। यदि दुनिया का कोई ऐसा प्रदेश जनसंख्या कम है, संसाधन ज्यादा है और तकनीकी क्षमता से युक्त प्रदेश है, वो यूएस टाइप का प्रकार माना जाएगा। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया। उसके बाद यूरोपियन टाइप के प्रदेश की क्या विशेषता है? तो टेक्नोलॉजी तो स्रोत यूएस यूरोपियन टाइप के देशों के पास है, यानी तकनीकी स्रोत क्षेत्र तो वो है, लेकिन जनसंख्या क्षमता और संसाधन अनुपात वहां उच्च है। क्या मतलब हुआ उच्च है? उच्च का मतलब ये हुआ कि वहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, संसाधनों के मामले में जनसंख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या और संसाधन का अनुपात ऊंचा है। ये यूएस टाइप से भिन्न है। तो अपन कह सकते हैं कि यूएस टाइप में पॉपुलेशन कम है और यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, बाकी टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों ही ऊंचे हैं। मिस्र या इजिप्शियन टाइप के प्रकार प्रदेश है, उसकी विशेषता है कि वहां तकनीकी नहीं है, अर्थात तकनीकी नहीं तो मैं नहीं कह सकता, तकनीकी में पिछड़े हैं, तकनीकी में पिछड़े हैं, जनसंख्या और संसाधनों के मामले में वो उच्च है, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है वहां। जनसंख्या संसाधन उच्च होने का मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है, संसाधनों के मुकाबले पॉपुलेशन ज्यादा है और तकनीकी पिछड़े। ये बहुत खतरनाक टाइप के प्रदेश है। यहाँ का फिर जो इकोनॉमिक्स लेवल होगा, कंडीशंस होगा, वो लो होगा। ब्राजीलियन टाइप के प्रदेश क्या है? ब्राजीलियन टाइप के प्रदेश तकनीकी क्षेत्रों में पिछड़े हुए, यानी यहाँ तकनीकी कम है लेकिन यहाँ जनसंख्या संसाधन अनुपात निम्न है, पॉपुलेशन कम है और संसाधन अच्छे खासे पाए जाते हैं। और एक है आर्कटिक मरु, जिसमें तकनीकी भी निम्न है और संसाधन अनुपात अति निम्न पाया जाता, अति निम्न मतलब बहुत ही कम है। अब इसमें आप दुनिया के देशों के एग्जाम्पल तो देख लोगे। एक इसका जो प्रश्न आता है, हालांकि टाइम काफी हो गया है फिर भी मैं आपको बता दूं, एक इसका एक प्रश्न आता है कि कोई भी प्रदेश जब अपनी नेक्स्ट स्टेज लेगा, डेवलपमेंट करके लेगा, या जो भी होगा समय बीतने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगी वो क्या हो सकती है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। जैसे ब्राजीलियन टाइप का प्रदेश है, वो यदि आगे ग्रोथ करता है तो किस टाइप में जाने की ज्यादा संभावना है इसकी? तो ये ब्राजीलियन टाइप का प्रदेश यूएस टाइप में बदलने की ज्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि ये जो यूएस के इक्वल है, ये तो यूएस के समान ही है, पॉपुलेशन कम है और संसाधन बहुत ज्यादा है, यूएस में भी ऐसा है। अब पॉपुलेशन तो अचानक बढ़ेगी नहीं, मॉडर्न टाइम के अंदर पॉपुलेशन अचानक किसी भी कंट्री के अंदर नहीं बढ़ सकती, टेक्नोलॉजी को वो देश बढ़ा सकता है। तो यहाँ टेक्नोलॉजी यदि उच्च आ गई और वो सहम ही रहा, तो ये देश किस में चला जाएगा? यूएस टाइप में चला जाएगा। और जैसे ये मिस्र और इजिप्शियन टाइप का है, इसमें यदि बदलाव हुआ तो ये यूरोपियन टाइप में जाने की संभावना रहती है। यूरोपियन टाइप से इसमें बदलाव मुझे नजर नहीं आता, कभी यूरोपियन टाइप का प्रदेश यूएस में बदल नहीं सकता, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन अब कम नहीं की जा सकती और संसाधन है वो फिक्स्ड है। तो ये आपका पॉपुलेशन ज्योग्राफी का चैप्टर होगा। नेक्स्ट अपन पॉलिटिकल ज्योग्राफी या उन अन्य के बारे में डिस्कस करेंगे।